वीडियो की हर जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा खुद कही गई, रिसर्च की गई और प्रैक्टिकली टेस्ट की गई है। जैसे कि डॉक्टर मोहित खेड़ा दुनिया के जाने माने यूरोलॉजिस्ट जो सेक्स लाइफ को लॉन्ग टर्म हेल्थ से जोड़ते हैं। डॉक्टर रीना मलिक पेल्विक हेल्थ हार्मोन और परफॉर्मेंस को साइंस के साथ आसान बनाती हुई एक्सपर्ट। डॉक्टर तनाया नरेंद्र डॉक्टर क्यूटेरस ऑक्सफोर्ड प्रशिक्षित डॉक्टर जो बॉडी लिटरेसी और महिला स्वास्थ्य को स्टिग्मा फ्री बनाती हैं। सीमा आनंद प्राचीन भारतीय कामशास्त्र और इच्छा की साइकोलॉजी की ग्लोबल एक्सपर्ट। डॉक्टर संकल्प चौथी पीढ़ी के सेक्सोलॉजिस्ट जो पुरुष परफॉर्मेंस को हार्ट एंड मेंटल हेल्थ से जोड़ते हैं। डॉक्टर प्रतीक मकवाना एम्ब्रायोलॉजिस्ट जो पुरुष फर्टिलिटी और परफॉर्मेंस की असली बायोलॉजी समझाते हैं। पल्लवी बरनवाल इंटीमेसी कोच जो सेक्सलेस मैरिज और इमोशनल डिस्कनेक्शन को हील करती हैं। साक्षी भोगल रिलेशनशिप काउंसलर जो शादी से पहले स्पष्टता और शादी के बाद स्थिरता सिखाती हैं। और अनंत अग्रवाल हेल्थ रिसर्चर जो गट ब्रेन और सेक्स हार्मोन्स के कनेक्शन को डिकोड करते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया एक भी इंसाइट आपकी पूरी सेक्स लाइफ बदल सकता है। ये एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है, ये इंटरनेट पे फैला हुआ कचरा नहीं है, ये एक 100% एक्सपर्ट प्रूव्ड नॉलेज है। अगर आप सच में अपनी सेक्स लाइफ, इमोशनल बॉन्डिंग और रिश्तों की क्वालिटी को अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टिल देन, थैंक यू सो नमस्ते। मच। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी सेक्सुअल हेल्थ। पर क्या कभी सोचा है कि यही आपकी लंबी और हेल्दी जिंदगी का राज हो सकती है? ये सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी पूरी सेहत का आईना है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम लंबी जिंदगी जिए, है ना? लेकिन क्या हम ये भी सोचते हैं कि हमारी इंटीमेट लाइफ, हमारी सेक्सुअल लाइफ कितनी लंबी और अच्छी हो? और बस यहीं पर सेक्स स्पैन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आखिर ये सेक्स स्पैन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आपकी ज़िंदगी का वो दौर है जब आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब शारीरिक और मानसिक तौर पर एक अच्छी, संतोषजनक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार और सक्षम होते हैं। ये सिर्फ साल गिनने की बात नहीं है, बल्कि उन सालों की क्वालिटी की बात है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, एवरेज लाइफ स्पैन यानी औसत उम्र करीब 77 साल है, लेकिन हेल्थ स्पैन, मतलब वो समय जब हम वाकई में स्वस्थ रहते हैं, वो अक्सर एक दशक पहले ही लगभग 67 साल की उम्र में ही खत्म होने लगता है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए कि हम इस गैप को भरें और अपने सेक्स स्पैन को अपनी पूरी जिंदगी तक ले जाएं। तो सवाल ये है कि हम अपने सेक्स स्पैन को बढ़ाएं कैसे? क्या इसकी कोई जादुई गोली है? नहीं। जवाब किसी दवा में नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में, हमारी लाइफस्टाइल में ही छिपा है। ये हैं वो 4 पिलर्स: एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पूरी नींद और स्ट्रेस को मैनेज करना। यही हमारी सेक्सुअल हेल्थ की बुनियाद हैं। ये चारों मिलकर हमारे शरीर में ब्लड फ्लो से लेकर हॉर्मोन्स के बैलेंस तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और इस बात को डॉक्टर मोहित खेड़ा कितने सही तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए इन 4 लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ज्यादा पावरफुल हो। ये एक बहुत गहरी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। हमारा सेक्सुअल हेल्थ हमारे शरीर के लिए एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में कोयले की खदानों में कैनरी पक्षी होते थे, जो जहरीली गैस का पता पहले ही बता देते थे। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी स्तंभन दोष। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम समझकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह अक्सर आने वाली किसी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम का पहला और सबसे साफ संकेत हो सकता है। और ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनमें से 15% को अगले कुछ ही सालों में कोई बड़ा कार्डियक इवेंट जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? वजह हमारी बॉडी की बनावट में है। देखिए, पेनिस की जो आर्टरीज यानी धमनियां होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं, सिर्फ 1-2 मिलीमीटर। वहीं दिल की धमनियां थोड़ी मोटी होती हैं, 3-4 मिलीमीटर की। तो अगर खून के बहाव में कोई भी रुकावट आती है, तो उसका असर सबसे पहले उन पतली धमनियों पर दिखता है। मतलब, ये हार्ट अटैक से लगभग 7 साल पहले की चेतावनी हो सकती है। अब बात करते हैं कामेच्छा या लिबिडो में कमी की। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं: PET। पी से प्रोलैक्टिन,
ई से एस्ट्रोजन, टी से थायराइड और एक और टी से टेस्टोस्टेरॉन। इनमें से किसी भी हार्मोन का बैलेंस अगर बिगड़ा तो इसका सीधा असर आपकी सेक्स ड्राइव पर पड़ सकता है। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ हमारी बायोलॉजी या शरीर के अंदर की बात नहीं है। ये हमारे रिश्तों, हमारे स्ट्रेस लेवल और दूसरी हेल्थ कंडीशंस के बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल से जुड़ी हुई है। और स्ट्रेस और सेक्सुअल डिजायर के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जेंडर गैप भी देखने को मिलता है। पुरुष अक्सर स्ट्रेस को कम करने के लिए एक टूल की तरह सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सेक्सुअल डिजायर महसूस करने के लिए अक्सर पहले स्ट्रेस को कम करने की जरूरत होती है। और यही वजह है कि सेक्सुअल मेडिसिन में इसे अक्सर एक कपल की बीमारी की तरह देखा जाता है, न कि किसी एक इंसान की प्रॉब्लम। सोचिए, अगर सिर्फ एक पार्टनर की लिबिडो बढ़ा दी जाए और दूसरे की ज़रूरतों को अनदेखा कर दिया जाए, तो ये रिश्ते में और ज़्यादा तनाव पैदा कर सकता है। ये एक तरह से डिजास्टर का फॉर्मूला है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे शरीर की जो फैट सेल्स होती हैं, उनमें एरोमेटेज नाम का एक एंजाइम होता है। इसका काम है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में बदलना। इससे होता क्या है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बहुत तेजी से गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 10% वजन कम करने से भी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल में काफी अच्छा सुधार देखा जा सकता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मर्दों का हार्मोन है। नहीं, ये महिलाओं में भी एनर्जी, मसल स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी और हाँ, लिबिडो के लिए उतना ही जरूरी है। अगर महिलाओं में इसकी कमी हो जाए तो उन्हें भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो लाइफस्टाइल के उन 4 पिलर्स के अलावा आज का मॉडर्न साइंस हमें और कौन-कौन से टूल्स देता है? चलिए देखते हैं कि ये नए समाधान काम कैसे करते हैं। अपनी सेक्सुअल डिजायर को दिमाग में एक तराजू की तरह सोचिए। एक पलड़े पर हैं डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये गैस पेडल की तरह हैं, जो इच्छा को बढ़ाते हैं। और दूसरे पलड़े पर है सेरोटोनिन, जो ब्रेक पेडल की तरह काम करता है और इच्छा को कम करता है। सब कुछ इसी बैलेंस का खेल है। कुछ मॉडर्न दवाएं, जैसे कि डेली सियालिस की लो डोज, सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं करती। वो असल में प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे ठीक करने में मदद कर सकती हैं। जैसे कि ये पेनिस की टिश्यू को मजबूत करती हैं और ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा शरीर, हमारा हेल्थ स्पैन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इन शुरुआती संकेतों को सुनना, उन पर ध्यान देना, यही एक लंबी, हेल्दी और संतोषजनक जिंदगी की चाबी हो सकता है। और हाँ, इसमें एक लंबा और स्वस्थ सेक्स स्पैन भी शामिल है। करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना मलिक के इनसाइट्स। तो चलिए शुरू किया जाए। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर असल में हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। हम उन आम धारणाओं को, उन कॉमन सेंस वाली बातों को चैलेंज करेंगे जिन्हें हम सब सच मानकर बैठे हैं, जबकि साइंस कुछ और ही कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की एक ऐसी छुपी हुई बुनियाद की जो हमारी सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ दोनों का बेस है, पर अक्सर इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेल्विक फ्लोर की। डॉक्टर मलिक इससे एक मांसपेशियों का कटोरा कहती हैं। मतलब जरा सोचिए, ये मसल्स का एक मजबूत जाल है जो हमारे अंदर के जरूरी अंगों को अपनी जगह पर टिका कर रखता है, उन्हें सहारा देता है। और हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है, ये तो एक जबरदस्त मल्टीटास्कर है। यूरिनेशन और बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने से लेकर सेक्सुअल एक्टिविटी में एक अहम रोल निभाने तक, और तो और हमारे उठने बैठने के पोस्चर को सही रखने में भी यही मदद करता है। तो अब आते हैं कुछ सबसे बड़े मिथकों पर। हम दो बहुत ही कॉमन गलतफहमियों को देखेंगे, एक पेल्विक हेल्थ से जुड़ी हुई और दूसरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। वो ये कि हर किसी को कीगल्स करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असल में बहुत से लोगों का पेल्विक फ्लोर कमजोर नहीं होता, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा टाइट या कसा हुआ होता है। ऐसा स्ट्रेस या खराब पोस्चर की वजह से हो सकता है, और अगर ऐसे में कीगल्स किए जाएं तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो यहाँ मजबूती की नहीं, बल्कि उन मसल्स को रिलैक्स करना सीखने की जरूरत है। तो फिर सवाल उठता है कि इस टाइट फ्लोर का सोल्यूशन क्या है? जवाब है एंटी कीगल्स। इसमें क्या होता है? गहरी सांसें लेना, कॉन्शियसली अपनी मसल्स को ढीला छोड़ना और हैप्पी बेबी पोज जैसे कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेच करना।
ये सब तनाव को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर, जो टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह लो टी यानी कम टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन सच तो ये है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ 3 से 6% केसेस में ही वजह होती हैं। असली वजह 70% मामलों में ब्लड फ्लो यानी कि रक्त के प्रवाह से जुड़ी होती है। मतलब एकदम साफ है, इरेक्शन का कनेक्शन हार्मोन से कई ज्यादा ब्लड फ्लो से है। इसीलिए हार्मोन की गोलियों पर फोकस करने के बजाय दिल की सेहत को यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रखना कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस एनाटॉमी को समझते हैं जो अक्सर छिपी रहती है, लेकिन ऑर्गेज्म के लिए, खासकर महिलाओं के मामले में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मलिक एक बहुत ही जरूरी बात बताती हैं, वो ये कि क्लिटोरिस और पीनस दोनों एक ही तरह के टिश्यू से बने होते हैं। ये एक फंडामेंटल सच है जिसे समझना प्लेजर की पूरी एनाटॉमी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जो क्लिटोरिस बाहर से नजर आता है वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसका ज्यादातर हिस्सा शरीर के अंदर एक विशबोन की तरह फैला होता है और अराउजल के दौरान ये भी बिल्कुल पेनिस की तरह ही खून से भर जाता है, यानी एनगॉर्ज हो जाता है। और एनाटॉमी की इसी अधूरी समझ का नतीजा है ऑर्गेज्म गैप। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में जहां 95% पुरुष ऑर्गेज्म तक पहुंचते हैं, वहीं सिर्फ 45% महिलाएं ही इसे एक्सपीरियंस कर पाती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, होमोसेक्सुअल महिला संबंधों में यह गैप लगभग 0 हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि क्लिटोरिस की सही समझ होना कितना ज्यादा मायने रखता है। तो एनाटॉमी की बात तो हो गई, अब जरा सेक्सुअल हेल्थ के साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप वाले पहलू पर फोकस करते हैं, जहां इच्छा यानी डिजायर और कम्युनिकेशन सबसे अहम हो जाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल डिजायर यानी इच्छा और फिजिकल अराउजल यानी उत्तेजना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। खासकर महिलाओं में ऐसा अक्सर होता है कि इच्छा उत्तेजना से पहले नहीं आती बल्कि उसके बाद आती है। मतलब कई बार शरीर पहले रिस्पॉन्ड करता है और मन बाद में, ना कि हमेशा इसका उल्टा। कम्युनिकेशन के लिए सही जगह चुनना भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर मलिक की सलाह है कि सेक्स से जुड़े मुद्दों पर बेडरूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर बात करें, किसी न्यूट्रल जगह पर, जैसे कि किचन टेबल पर। इससे प्रेशर कम होता है और बातचीत ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाती है। और हाँ, बात करने का तरीका वो तो सब कुछ बदल सकता है। ब्लेम करने के बजाय मैं या मुझे से अपनी बात शुरू करें। तुम ऐसा कभी नहीं करते कहने की जगह अगर कहा जाए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसा करते हैं, तो पूरा माहौल ही पॉजिटिव हो जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ एकदम ठोस और प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका, पानी। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीने से बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसा डॉक्टर मलिक कहती हैं, पॉल्यूशन का सलूशन डाइल्यूशन है। डॉक्टर मलिक की ये नॉलेजी तो एकदम परफेक्ट है। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ओवन की तरह है। डूशिंग करना या हाथ साबुन का इस्तेमाल करना इसके नेचुरल हेल्दी बैक्टीरिया और पीएच बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं, ये बात उनके लिए है। ट्रेडिशनल संकरी साइकिल सीट एक जरूरी नर्व पर दबाव डालती है, जिससे जेनिटल्स में सुन्नपन और यहां तक कि ईडी का खतरा भी हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? बिना नाक वाली चौड़ी सैडल का इस्तेमाल करें। ये शरीर का वजन नाजुक हिस्सों से हटाकर सिट बोन्स यानी हड्डियों पर डालती है। एनल सेक्स के मामले में सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ के टिश्यूज बहुत नाजुक होते हैं और वे खुद से लुब्रिकेट नहीं होते, इसलिए कॉन्डोम और खास तौर पर बने लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना और साथ ही क्लियर कंसेंट और धैर्य रखना बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि बेहतर सेक्सुअल हेल्थ की चाबी असल में सही जानकारी है, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी के और कौन-कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां हमारा कॉमन सेंस असल में हमें गुमराह कर रहा है। अच्छा, हेल्थ को लेकर कई बातें हम सुनते हैं, है ना? कुछ तो ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। आज हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े ऐसे ही कुछ आम मिथकों का पर्दाफाश करेंगे, और इस सफर में हमारी गाइड होंगी डॉक्टर तन्या नरेंद्र, जिन्हें डॉक्टर क्यूटरस के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जानकारी उन्हीं की इनसाइट्स पर आधारित है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़े मिथक, सबसे बड़ी गलतफहमियां हमारे अपने शरीर के बारे में ही हों?
अक्सर जो बातें हम बचपन से सुनते आए हैं और जो असल में साइंस कहता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए आज इन मान्यताओं को चुनौती देते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, मानव शरीर पर पुनर्विचार। यहाँ हम उन बायोलॉजिकल सच्चाइयों को देखेंगे जिन्हें अक्सर विश्वासों और मान्यताओं के पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। डॉक्टर क्यूटरस की ये बात बहुत पावरफुल है। योनि एक सेल्फ क्लीनिंग ओवन है। ये एनालॉजी हमें वजाइना के नेचुरल, खुद को रेगुलेट करने वाले सिस्टम को समझने में मदद करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे अंदर से साफ करने वाले किसी भी प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ ना दो अलग अलग हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है, इंटरनल वजाइना और एक्सटर्नल वल्वा। वजाइना को अंदर से किसी भी तरह की सफाई की जरूरत नहीं होती, वो अपना ध्यान खुद रखती है। जो बाहरी हिस्सा है यानी वल्वा, उसे बस पानी और माइल्ड बिना खुशबू वाले साबुन से साफ करना ही काफी है। तो ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम ये आखिर काम कैसे करता है? इसका राज है लैक्टोबैसिली। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना के नेचुरल एसिडिक पीएच बैलेंस को बनाए रखते हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। किसी भी तरह के बाहरी केमिकल या डूश इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। अब आते हैं शरीर से जुड़ी एक और सच्चाई पर, जिस पर सदियों से सामाजिक दबाव और गलत धारणाओं का बोझ रहा है। वो है बच्चे का जेंडर कौन तय करता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल जेनेटिक फैक्ट है। बच्चे का जेंडर पिता के स्पर्म से तय होता है, मां से नहीं। मां हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम देती है। अगर पिता का स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर आता है तो लड़की होती है, और अगर वाई क्रोमोसोम तो लड़का। ये सिंपल सा साइंस उस ऐतिहासिक दोष को पूरी तरह से खारिज कर देता है जो सदियों से औरतों पर मढ़ा जाता रहा। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे खंड की, स्वास्थ्य और सुरक्षा। यहां हम उन टूल्स पर बात करेंगे जो हमें अपनी हेल्थ पर कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। 90% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का सीधा संबंध एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से है। ये एक ऐसा वायरस है जिसके खिलाफ हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल हथियार मौजूद है। जैसा कि डॉक्टर क्यूटरस कहती हैं, एचपीवी वैक्सीन इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो सीधे सीधे कैंसर को रोक सकती है। और ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं है, ये वैक्सीन पीनस, एनस और गले के कैंसर से भी बचाती है। इसीलिए ये सभी जेंडर्स के लोगों के लिए रेकमेंडेड है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पीरियड्स के दौरान होने वाला असहनीय दर्द कोई बहादुरी की परीक्षा नहीं है। ये एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर मेडिकल कंडीशंस का संकेत हो सकता है, जहां यूटेरस का टिश्यू उसके बाहर बढ़ने लगता है। अगर दर्द आपकी डेली लाइफ को प्रभावित कर रहा है तो डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। कंडोम का सही इस्तेमाल। देखिए, ये सेक्सुअल हेल्थ की नींव है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं बल्कि एसटीआई से भी बचाता है। कुछ जरूरी नियम याद रखें। हर तरह के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक्सपायरी डेट जरूर जांचें और वॉलेट जैसी गर्म जगह पर रखने से बचें। ये छोटे छोटे कदम सेफ्टी में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में ना अक्सर दबी आवाज में ही बात होती है या फिर गलतफहमियों के साथ। तीसरा खंड, प्लेजर का साइंस। चलिए समझते हैं कि हमारी बॉडी प्लेजर के लिए कैसे डिजाइन की गई है। ये शायद सबसे बड़े और सबसे पुराने मिथकों में से एक है कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए ऑर्गन का साइज सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या साइंस भी यही कहता है? डॉक्टर क्यूटरस इसे एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से समझाती हैं। अगर आपके गाल में खुजली है और आप अपनी पीठ खुजलाते हैं तो खुजली दूर नहीं होगी। ये हमें बताता है कि साइज पर फोकस करना क्यों गलत है। असली मुद्दा ये समझना है कि प्लेजर का सेंटर कहाँ है। तो असलियत क्या है? असलियत छिपी है एनाटॉमी में। सेक्सुअल प्लेजर के लिए सबसे सेंसिटिव नसें वजाइना के बाहरी 1/3 हिस्से और क्लिटोरिस में होती हैं। इसका मतलब है कि टेक्निक और लोकेशन डेप्थ से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और हाँ, ये सिर्फ फीमेल बॉडी के लिए ही सच नहीं है। पुरुषों में भी प्लेजर के ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में पारंपरिक रूप से बात नहीं की जाती। पी स्पॉट या प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ही पावरफुल इंटरनल इरोटिक जोन है। इसके बारे में जानने से पुरुषों को अपनी बॉडी और प्लेजर की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, सामाजिक मिथकों का भंडाफोड़। यहां हम देखेंगे कि कैसे कल्चर और मार्केटिंग साइंस पर हावी होने की कोशिश करते हैं और हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। चलिए एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं।
वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्सेप्ट है, कोई मेडिकल रियलिटी नहीं। साइंस में इसका कोई आधार, कोई सबूत नहीं है। हाइमन को लेकर ना अक्सर ये माना जाता है कि वो वर्जिनिटी का सबूत है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। ये कोई सील नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो साइकिल चलाने या तैराकी जैसी नॉर्मल एक्टिविटीज से भी स्ट्रेच या टियर हो सकता है। और ये जानना भी जरूरी है कि पहली बार इंटरकोर्स के दौरान 1/3 औरतों को ब्लीडिंग होती ही नहीं है, तो इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं जो जेनाइटल्स को गोरा करने या टाइट करने का वादा करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारी इनसिक्योरिटीज पर खेलते हैं। मेडिकल फैक्ट ये है कि जेनाइटल्स का गहरा रंग होना बिल्कुल नॉर्मल है, और वजाइना एक मसल है जिसे नेचुरली फैलने और सिकुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रोडक्ट्स की कोई मेडिकल जरूरत नहीं है। तो इस सारी साइंटिफिक जानकारी के बाद ये आखिरी सवाल हमारे लिए है, जब साइंस हमें हमारे शरीर की सच्चाई बताता है, तो फिर कौन से सामाजिक नियम तोड़ने लायक हैं? ये नॉलेज हमें उन पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने का हक देती है जो फैक्ट्स पर नहीं बल्कि मिथकों पर आधारित हैं। आजकल की दुनिया में ना परफॉर्मेंस और तुरंत मिलने वाली संतुष्टि पर बहुत ज्यादा जोर है। तो आज हम इसी सोच को चैलेंज करेंगे और कनेक्शन बनाने के एक ज्यादा गहरा, ज्यादा मीनिंगफुल तरीके को फिर से खोजेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि असली आकर्षण या जिसे सिडक्शन कहते हैं वो आखिर है क्या। ये कोई एक्ट या परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का माइंडसेट है। रिसर्चर सीमा आनंद का कहना है कि असली आकर्षण बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अंदर की खुशी से आता है। मतलब जब कोई इंसान अपने आप में खुश और आनंद में होता है तो उसकी मौजूदगी ही अपने आप में आकर्षक हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नई सोच नहीं है। कामसूत्र जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ भी यही कहते हैं कि एक दिलचस्प पर्सनालिटी होना सबसे सेंशुअल चीजों में से एक है। असल में यही वो चीज है जो लंबे रिश्तों को बोरियत से बचाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं। तो डॉक्टर संकल्प इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे वो कहते हैं 3-15 मिनट का नियम। ये छोटी छोटी आदतें रोजमर्रा की जिंदगी में उस कनेक्शन की नींव रखती हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें फिजिकल इंटीमेसी पर कैसे लागू होती हैं। यहां सबसे जरूरी आइडिया यह है कि धीमा होना असल में प्लेजर को कई गुना बढ़ा देता है, घटाता नहीं। सीमा आनंद नो टच बिल्डअप की पावर पर बहुत जोर देती हैं। सोचिए, पार्टनर के होठों पर सिर्फ सांस लेना बिना छुए, ये हमारी इंद्रियों को इतना तेज कर देता है कि एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होता है। और यहाँ प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये कहा गया है कि पेनिट्रेशन के बारे में सोचने से पहले ही एक महिला को कम से कम 2 बार ऑर्गेज्म तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो महिला के प्लेजर को सबसे आगे रखता है, जो आज के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर असल मुद्दा ये है कि फोकस को एक गोल ओरिएंटेड दौड़ से हटाकर एक ऐसी यात्रा पर लाया जाए जिसमें दोनों पार्टनर साथ में लगातार प्लेजर महसूस करें। डॉक्टर संकल्प समझाते हैं कि जब एक पार्टनर कंट्रोल छोड़ता है तो ये असल में सम्मान दिखाने का एक तरीका है। इससे एक गहरा कनेक्शन बनता है और दोनों के लिए अनुभव कई ज्यादा संतोषजनक हो जाता है। देखिए, सच्ची इंटीमेसी सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं होती। ये तो हमारे पूरे शरीर और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है प्लेजर को एक बड़े, एक ज्यादा होलिस्टिक नजरिए से देखने से। सीमा आनंद इस बात पर जोर देती हैं कि पुरुषों के भी उतने ही इरोजेनस जोन्स होते हैं जितने महिलाओं के। गाल, गर्दन और शरीर के बहुत से ऐसे सेंसिटिव हिस्से हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हें एक्सप्लोर करने से सेक्सुअल लाइफ कहीं ज्यादा रिच हो सकती है। और ये देखिए, अंडरवेयर के कपड़े जैसी एक छोटी सी चीज का भी सेक्सुअल हेल्थ पर सीधा बायोलॉजिकल असर पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर संकल्प बताते हैं, ये छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। ये फिजिकल वेलनेस और सेक्सुअल स्टैमिना के बीच के लिंक को बहुत अच्छे से दिखाता है, और ये भी बताता है कि कभी कभी मसल मास से ज्यादा जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सीमा आनंद इस प्रैक्टिस की सलाह देती हैं ताकि शरीर सिर्फ प्लेजर का ही नहीं बल्कि आराम और कंफर्ट का भी जरिया बने। इससे एक भावनात्मक सुरक्षा बढ़ती है जो अपने आप ही सेक्सुअल कनेक्शन को भी बेहतर बनाती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, इस स्पार्क को, इस चिंगारी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। इसके लिए एक मैच्योरिटी की तरफ मेंटल शिफ्ट और अपनी बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये मेटाफर मैच्योरिटी को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये वो काबिलियत है जिससे किसी अनुभव में पूरी तरह डूबा जा सके,
मतलब सिर्फ आखिरी नतीजे पर फोकस करने के बजाय पूरे के पूरे डांस का मजा लिया जाए। और यहीं पर डॉक्टर संकल्प एक जरूरी चेतावनी देते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने के बहुत गंभीर, यहां तक कि जानलेवा नतीजे भी हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल चॉइस, जैसे कि हमारा खाना, तनाव, शराब, हमारी फर्टिलिटी पर आज नहीं बल्कि लगभग 3 महीने बाद असर डालती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संकल्प ये भी साफ करते हैं कि साइकोलॉजिकल सिंक और आपसी संतुष्टि मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए फिजिकल मेजरमेंट से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर में ये गहरा नजरिया हमें यही बताता है कि सच्चा और टिकाऊ कनेक्शन एक कला है। एक ऐसी कला जिसकी शुरुआत बेडरूम में दाखिल होने से बहुत पहले हो जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपका डिओड्रेंट और वेपिंग, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इन्हीं के बीच के छिपे हुए कनेक्शंस को समझते हैं जो सीधे सीधे पुरुषों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं मन से। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग, हमारी सोच और तनाव, इनका सीधा असर शारीरिक प्रदर्शन पर कैसे पड़ता है। ये एक बहुत ही आम समस्या है, पर इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। देखिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक मकवाना इसे एक दुष्चक्र यानी एक विशिष्ट साइकिल की तरह समझाते हैं। होता क्या है, एक बार परफॉर्मेंस में दिक्कत आई तो अगली बार उसकी चिंता शुरू हो जाती है, और यही चिंता, यही स्ट्रेस असल में परफॉर्मेंस को और बिगाड़ देता है। तो विफलता का डर ही अगली विफलता की वजह बन जाता है। ये एक लूप है जो चलता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले कि प्रॉब्लम असल में दिमागी है या शारीरिक? खैर, इसका पता लगाने का एक बहुत ही सीधा और बायोलॉजिकल तरीका है जो काफी हद तक तस्वीर साफ कर सकता है। एक बहुत ही साफ इंडिकेटर है मॉर्निंग वुड का होना। अगर ये नियमित रूप से हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर की फिजिकल मशीनरी यानी शारीरिक बनावट और नसें वो सब ठीक से काम कर रही हैं। और अगर पार्टनर के साथ दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वजह शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक या तनाव से जुड़ी है। अच्छा, अब मन से हटकर जरा अपने आसपास के माहौल पर नजर डालते हैं। कई बार हमारे रोजमर्रा के वातावरण में कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें होती हैं जो चुपचाप पुरुषों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही होती हैं। इनमें से एक बड़ा खतरा है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें शॉर्ट में VOCs कहते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में होते हैं और शरीर में जाकर स्पर्म प्रोडक्शन के नाजुक प्रोसेस में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? परफ्यूम, कोलोन, सेंट वाले लोशन, डिओड्रेंट, यहां तक कि गाड़ी के धुएं और एयर फ्रेशनर में भी। मतलब ये हमारी जिंदगी में चारों तरफ है। इसीलिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ये सोच समझकर चुनना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं वेपिंग की। कई लोग इसे सिगरेट का सेफ ऑप्शन मानते हैं, पर सच तो ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही खतरा पैदा करती है। वेपिंग भी ब्लड फ्लो को सिकुड़ती है और इसमें निकोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इससे कम उम्र में ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है और फर्टिलिटी पे भी बुरा असर पड़ता है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक जरूरी बात जो अच्छी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक ऐसा ट्रेड ऑफ है, एक ऐसा समझौता है जो अक्सर इरिवर्सिबल होता है, मतलब जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए, होता क्या है, अच्छी दिखने वाली मसल्स बनाने के लिए जब बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है तो शरीर अपना नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देता है। इसका नतीजा टेस्टिकल सिकुड़ जाते हैं और स्पर्म बनना हमेशा के लिए रुक जाता है। तो आकर्षक मसल्स की कीमत परमानेंट इनफर्टिलिटी यानी स्थायी बांझपन से चुकानी पड़ सकती है। चलिए अब परफॉर्मेंस और स्टैमिना से जुड़ी कुछ बायोलॉजिकल सच्चाइयों को समझते हैं। शरीर के कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। एक चीज होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वो नेचुरल रिकवरी टाइम है जो शरीर को क्लाइमैक्स के बाद लगता है। डॉक्टर मकवाना बताते हैं कि इसका इस्तेमाल एक तकनीक की तरह किया जा सकता है। अगर किसी प्लांट एनकाउंटर से करीब 1 घंटे पहले स्खलन हो जाए तो इससे नर्व सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे अक्सर स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं नाइटफॉल या स्वप्न दोष की। इसे लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं। असल में ये शरीर का एक नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। जब सीमन ज्यादा बन जाता है तो बॉडी उसे बाहर निकाल देती है। ये किसी भी तरह की कमजोरी की निशानी नहीं है और इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल से भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही कॉमन मेडिकल मिथकों की सच्चाई जानते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स और साइंस के आधार पर। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या प्री इजैक्युलेटरी फ्लूइड से प्रेगनेंसी हो सकती है? ये सवाल उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो फैमिली प्लानिंग के लिए पुल आउट मेथड पर भरोसा करते हैं।
तो इसका साइंटिफिक जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ, हो सकती है। लैब एनालिसिस ने यह कंफर्म किया है कि प्रीकम में एक्टिव यानी जिंदा स्पर्म होते हैं जो अंडे तक पहुंच सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स में हमेशा रिस्क होता है। अब एक और जरूरी बात, अगर फर्टिलिटी की जांच के लिए सीमेन एनालिसिस करवाना है तो उसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सही रिजल्ट के लिए कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं। अगर सैंपल 2 दिन से कम के गैप पर दिया जाए तो स्पर्म काउंट कम आ सकता है, और अगर 7 दिन से ज्यादा का गैप हो तो स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है। सबसे सही रीडिंग 2 से 7 दिन के गैप के बीच ही आती है। एक और कॉस्मेटिक प्रोसीजर है पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी। इसके बारे में बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा है। इस सर्जरी में एक लिगामेंट को काटा जाता है, जिससे महज 1.5 से 2 इंच का फायदा होता है। लेकिन इस छोटे से फायदे की कीमत क्या है? देखिए, लगभग 95% मामलों में टोटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इरेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाने का गंभीर खतरा होता है। तो सवाल यह है कि क्या महज 5% संभावित फायदे के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमारा हेल्थ, हमारा ज्ञान, क्या है सबसे बड़ा टेक अवे? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मन, हमारा आसपास का माहौल और हमारी बायोलॉजी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन कनेक्शंस को समझना ही अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेने का पहला और सबसे मजबूत कदम है। तो अब जब ये छिपे हुए कनेक्शंस हमारे सामने हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के किस पहलू को दोबारा देखें ताकि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेहतर हो सके। क्योंकि आखिर में जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इंटीमेसी कोच पल्लवी बरनवाल के काम के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैवाहिक अंतरंगता है, इसका ताना बाना कैसी बुना जाता है। ये किसी भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। क्या एक सेक्सलेस शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स की कमी है? यह सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा और कई परतों वाला है। और यहीं पर पल्लवी बरनवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने रखती हैं, टचलेस मैरिज। ये वो रिश्ता है जहां पार्टनर्स ने प्यार जताने के छोटे छोटे तरीके जैसे किस करना, गले लगाना या यूं ही एक दूसरे को छूना बंद कर दिया है। और असल में यही वो पॉइंट है जहां से असली फिजिकल और इमोशनल दूरी पैदा होनी शुरू होती है। आप कह सकते हैं कि सेक्स की कमी तो इस बड़ी प्रॉब्लम का बस एक लक्षण है, असल बीमारी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इंटिमेसी गैप है, ये असल में शुरू कहाँ से होता है? चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये असल में एक चेन रिएक्शन है, एक तरह की ढलान जिस पर रिश्ते फिसलते चले जाते हैं। पहला स्टेप, किसिंग और कडलिंग जैसे छोटे छोटे स्पर्श बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप, इससे हमारे ब्रेन में जो लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन बनता है, वो कम होने लगता है। तीसरा स्टेप, धीरे धीरे पार्टनर के साथ वो जो फिजिकल सेफ्टी का एहसास होता है, वो खो जाता है। और आखिर में नतीजा ये होता है कि गहरी इंटिमेसी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो एक हेल्दी डिजायर यानी एक स्वस्थ इच्छा के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के प्रेशर शामिल होते हैं। यहाँ कुछ बड़ी वजहें बताई गई हैं। पहली, अपनी इच्छा जाहिर करने पर समाज में शर्मिंदा किया जाना। दूसरी, पोर्नोग्राफी से बनी गलत उम्मीदें। तीसरी, बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा जो अभी तक हील नहीं हुआ है। और चौथी, वो कंडीशनिंग जो हमें सिखाती है कि हमेशा निस्वार्थ रहो, अपनी ज़रूरतों को दबा दो। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पल्लवी बर्नवाल का ये कोट देखिए, ये बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहती हैं कि स्वस्थ इंटीमेसी के रास्ते में एक बड़ी दीवार है, इच्छा को लेकर सामाजिक शर्मिंदगी। मतलब जहां सेक्स के लिए पूछने वालों को परवर्ट या ठरकी का लेबल दे दिया जाता है। अब जब माहौल ऐसा हो तो कोई अपनी ज़रूरतों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात कैसे करेगा? अब आते हैं इस पॉर्न रेफरेंस प्रॉब्लम पर। होता क्या है कि पॉर्न एक बिल्कुल ही अवास्तविक मतलब अनरियल और परफॉर्मेंस पर आधारित खाका पेश करता है, जबकि असली इंटिमेसी का लेना देना एक सच्चे कनेक्शन और शांत सुख से है। तो जब रियल लाइफ पॉर्न जैसी नहीं दिखती तो लोगों को लगता है कि शायद उनके रिश्ते में ही कोई कमी है। और ये चीज़ सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी उतनी ही बुरी तरह प्रभावित करती है।
इंटिमेसी से जुड़ी कुछ दिक्कतों की जड़ें बहुत बहुत गहरी होती हैं। बचपन का कोई अनसुलझा सदमा या ट्रॉमा फिजिकल दूरी पैदा कर सकता है। इससे होता यह है कि इंसान करीब आना तो चाहता है, लेकिन फिर भी खुद को पूरी तरह से बंद कर लेता है। ऐसे मामलों में अक्सर प्रोफेशनल हेल्प यानी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, पर अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि कोई भी इंसान अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए एक एक्टिव रोल कैसे निभा सकता है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी सोच के बदलाव को दिखाती है। एक तरफ है पैसिव रिसिपिएंट, मतलब वो इंसान जो इंतजार करता है कि प्लेजर उसे दिया जाएगा, और दूसरी तरफ है एक्टिव आर्किटेक्ट, जो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेता है, अपने शरीर और ज़रूरतों को एक्सप्लोर करता है और उन्हें साफ साफ बताता है। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें समाज ने अक्सर अपनी इच्छाओं को दबाना सिखाया है। और जानते हैं, इस सोच का सीधा नतीजा क्या होता है? ये मानसिकता लंबी शादियों में ऑर्गेज़म गैप को बंद करने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब हर कोई अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, तो सेटिस्फैक्शन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए अब उस कला के बारे में जानते हैं जिससे इस टूटे हुए कनेक्शन को, इस कमजोर धागे को फिर से मजबूत किया जा सकता है। बर्नवाल का ये कोट सेक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। वो कहती हैं कि सेक्स खाने की जरूरत जैसी ही एक बायोलॉजिकल भूख है। जरा सोचिए, हम कभी किसी को ये सलाह तो नहीं देते कि तुम भूखे रहो, तो फिर हम सेक्स जैसी एक बेसिक इंसानी जरूरत को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और ये तो सीधी सी बात है कि जब इस भूख को रिश्ते के अंदर लगातार इग्नोर किया जाता है, तो क्या होता है? पार्टनर आखिर में कहीं और संतुष्टि की तलाश कर सकता है। ये किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन हो सकता है। देखिए, सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। इसके दौरान ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का एक गहरा आदान प्रदान होता है। बर्नावल इसे एनर्जी एक्सचेंज कहती हैं, और इसके इमोशनल नतीजे बहुत गहरे होते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप ये एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहीं हम वापस उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं। याद है, हमने शुरू में टचलेस मैरिज की बात की थी। असली समाधान भी वहीं से शुरू होता है। रिश्ते को फिर से बनाने की शुरुआत अक्सर सीधे सेक्स से नहीं, बल्कि बिना सेक्स वाले टच को, उस स्पर्श को वापस लाने से होती है, ताकि वो खोया हुआ फिजिकल सेफ्टी का एहसास फिर से लौट आए। अब हम इस बातचीत को एक और लेवल ऊपर लेकर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक कपल को लंबे समय तक, मतलब दशकों तक, आखिर कौन सी चीज जोड़कर रखती है। देखिए, समय के साथ साथ वो शुरुआती रोमांटिक प्यार, वो पैशन अक्सर फीका पड़ जाता है। तब रिश्ते को चलाने के लिए एक साझा विजन या मकसद का होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है जिन्हें एक ही दिशा में चलना होता है। ये साझा मकसद कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बच्चों की अच्छी परवरिश करना हो, या मिलकर कोई बिजनेस खड़ा करना हो, दुनिया घूमना हो, या फिर किसी एक सामाजिक मिशन के लिए साथ काम करना हो। पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों को एक साथ आगे बढ़ने की वजह दे। और अब एक बहुत ही मजेदार बात, एक हेल्दी सेक्स लाइफ के लॉन्ग टर्म फायदों के लिए बर्नवाल एक बड़ा कैची सा शब्द इस्तेमाल करती हैं, एक नेचुरल बोटॉक्स। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक एक्टिव सेक्स लाइफ ब्लड फ्लो बढ़ाती है, हार्मोन्स को बेहतर करती है और आपकी एनर्जी यानी वाइटैलिटी को बढ़ाती है। इससे शरीर पर जो एक फिजिकल ग्लो आता है ना, वो किसी भी क्रीम से नहीं आ सकता। ये असल में आपकी बायोलॉजिकल जवानी में एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आप एक साथ मिलकर ऐसा क्या बनाएंगे जो आप अकेले नहीं बना सकते? ये सवाल हर किसी को अपनी पार्टनरशिप के असल मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। करेंगे तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आजकल के रिश्ते इतने नाजुक क्यों होते हैं। ऐसा लगता है ना कि जरा सी बात पर बिखर जाते हैं। चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। साक्षी भोगल की जो सलाह है वो हमें एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देती है जिसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक मजबूत, हमेशा साथ निभाने वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा शुरू कहाँ से होता है? कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से। इसे कहते हैं आंतरिक ब्लूप्रिंट। क्योंकि एक सफल रिश्ते की कहानी, सच कहूं तो खुद को समझने से ही शुरू होती है।
ये बात काफी दिलचस्प है कि किसी भी महिला का अपने पिता के साथ जैसा रिश्ता होता है वो अनजाने में ही उसके भविष्य के पार्टनर के लिए एक ब्लूप्रिंट सा बन जाता है। मतलब जिन महिलाओं के पिता प्यार करने वाले और सपोर्टिव होते हैं वो अक्सर वैसे ही स्थिर पार्टनर चुनती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पिता का साथ नहीं मिला या उनका बर्ताव अच्छा नहीं रहा तो वो अनजाने में ही गलत रिश्तों की तरफ खिंच सकती हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक खुशहाल भविष्य के लिए अतीत के जख्मों को भरना बहुत जरूरी है। इन पैतृक घावों को भरे बिना हम बार बार उन्हीं विनाशकारी रिश्तों के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब जरा इस पर भी नजर डालते हैं कि शादी को लेकर आमतौर पर मर्द और औरतें क्या सोचते हैं। भोगल के अनुसार पुरुष अक्सर एक स्टेबल पार्टनर और सोशल स्टेटस चाहते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और परिवार बनाने की इच्छा रखती हैं। हाँ, ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती, लेकिन इन अलग-अलग नजरियों को समझना एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम खुद को समझ लेते हैं, उसके बाद आता है ब्लूप्रिंट का दूसरा हिस्सा, अनुकूलता परीक्षण। यानी क्या होने वाले पार्टनर और हम भविष्य के लिए एक ही रास्ते पर हैं? ये वो जरूरी जांच पड़ताल है जो किसी भी बड़े फैसले से पहले कर ही लेनी चाहिए। भविष्य में होने वाले मेंटल टॉर्चर और दिल टूटने से बचने के लिए इन जरूरी बातों पर पहले ही खुलकर बात कर लेना समझदारी है। चाहे वो पैसों की प्लानिंग हो या करियर गोल्स, हर मुद्दे पर पूरी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये बात उस पुरानी कहावत को गलत साबित करती है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सच तो ये है कि एक लंबे रिश्ते के लिए एक जैसी सोच और आदतें ज्यादा मायने रखती हैं, ना कि बिल्कुल अलग पर्सनालिटी। अब देखिए, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं, और यही चुप्पी आगे चलकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी बड़ी समस्याओं की वजह बनती है। इसलिए भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए शादी से पहले इस पर खुलकर और ईमानदारी से बात करना बेहद जरूरी है। साक्षी भोगल वर्जिनिटी को लेकर एक बहुत ही मॉडर्न नजरिया पेश करती हैं। उनका मानना है कि ये किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि बस एक मेडिकल टर्म है। किसी के पास्ट को उसकी वफादारी का सबूत मान लेना एक बहुत बड़ी गलती है, खासकर तब जब एक साथ नया भविष्य बनाने की सोच रहे हों। और अगर आंकड़ों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक शादी के समय केवल 1% लोग ही वर्जिन होते हैं। यह नंबर खुद बताता है कि यह उम्मीद कितनी अनरियलिस्टिक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ असल दुनिया की सच्चाइयों की, यानी वो रेड और ग्रीन फ्लैग्स जो हमें इशारा देते हैं कि कोई रिश्ता आगे चलेगा या बिखर जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब कोई आदमी अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी मां की राय को अहमियत देता है तो घर में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है, और ऐसे में पत्नी को हमेशा एक बाहरी इंसान जैसा महसूस होता है। और इसीलिए इस सिचुएशन को किसी भी शादी के लिए सचमुच जहर की तरह माना गया है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क होना भी कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। लाइफस्टाइल और खर्चों को लेकर जो लगातार टकराव होता है वो रिश्ते की शांति को खत्म कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक जैसे शौक होना भी बहुत जरूरी है। ये एक रिश्ते के लिए गोंद का काम करते हैं। जब शुरुआती प्यार का नशा उतरता है तो यही साथ में की जाने वाली एक्टिविटीज रिश्ते को जिंदा और मजबूत रखती हैं। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से पर, एक मजबूत रिश्ता बनाना। मतलब एक बार रिश्ता बन जाने के बाद उसे बाहरी मुश्किलों और अंदरूनी दरारों से कैसे बचाया जाए। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कितनी बड़ी सच्चाई दिखाता है। लोग शादी की पार्टी पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने रिश्ते की मेंटल हेल्थ पर, उसकी नींव पर शायद ही कुछ इन्वेस्ट करते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग एक तरह से एक सेफ्टी नेट का काम कर सकती है। ये कपल्स को भविष्य के दर्द और परेशानियों से बचा सकती है। इसे एक खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। और जब बात बेवफाई की आती है तो इसकी जड़ अक्सर रिश्ते के अंदर ही होती है, जैसे कि अनदेखा किया जाना या ध्यान की कमी। जैसा कि यहां दिख रहा है, उपेक्षित महसूस करना धोखे का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका हल क्या है? बस एक ही चीज, दोनों पार्टनर्स की तरफ से लगातार कोशिश, लगातार बातचीत करते रहना और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। यह सवाल इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। क्या एक कामयाब शादी एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने से बनती है या खुद एक परफेक्ट पार्टनर बनने से? इस पर सोचिएगा जरूर। क्या होगा अगर किसी की एनर्जी, लिबिडो और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की रफ्तार भी कुछ बहुत ही सिंपल रोजाना की आदतों से जुड़ी हो?
अनंत अग्रवाल के मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र पर दिए गए कुछ हैरान करने वाले विचारों के इस विश्लेषण में आइए इसी पर बात करते हैं। हम अक्सर इच्छा को एक इमोशनल रिएक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन अनंत अग्रवाल का तर्क कुछ और है। वो कहते हैं कि ये हमारे बायोलॉजिकल स्वास्थ्य का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। तो चलिए एक ऐसे आइडिया से शुरू करते हैं जो हमारी इच्छा को सीधे हमारी अंदरूनी सेहत से जोड़ता है और बताता है कि शरीर हमें क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। हम अक्सर अपने शरीर के दिए हुए छोटे छोटे सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले पाचन और इच्छा के बीच के छिपे हुए कनेक्शन को समझते हैं। ये दिखाता है कि एक हेल्दी गट यानी कि आंत एक स्वस्थ जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है और कैसे ये हमारे मूड और एनर्जी को कंट्रोल करती है। अनंत अग्रवाल का कहना है कि इनके बीच एक सीधा कनेक्शन है। एक हेल्दी गट उन हार्मोन्स को बढ़ावा देती है जो यौन क्रिया के लिए ज़रूरी हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो ये हार्मोन प्रोडक्शन में रुकावट डाल सकता है, जिसका सीधा असर हमारी लिबिडो पर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी बायोलॉजी है। तो कम लिबिडो सिर्फ एक मूड का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये शरीर के कोर सिस्टम से मिलने वाला एक ज़रूरी सिग्नल है जो बता रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक लंबे और हेल्दी जीवन के फिजिकल फाउंडेशन की। ये सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि मसल्स हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी हैं और क्यों उन्हें लंबी उम्र का इंजन कहा जाता है। ये उम्र बढ़ने की डेफिनेशन ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं, बल्कि एक खास बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मसल्स बनाकर और उन्हें मेंटेन करके हम सच में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। मसल शरीर का प्राइमरी मेटाबॉलिक सिंक है। इसका मतलब है कि ये हमारे खून से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सोखने वाले स्पंज की तरह काम करती है। यही चीज़ इसे डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी टिश्यू बनाती है और हमारे शरीर को एनर्जी का सही इस्तेमाल करने में मदद करती है। बाहर से जो दिखता है वो धोखा हो सकता है। स्किनी फैट एक ऐसी कंडीशन है जहां कोई इंसान बाहर से तो पतला दिख सकता है, लेकिन उसके अंगों के आसपास खतरनाक फैट जमा होता है। ये एक छिपा हुआ खतरा है जहां बाहरी लुक मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बिल्कुल नहीं दिखाता। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके असल जिंदगी में गंभीर परिणाम हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। ये बताता है कि सिर्फ वजन के आधार पर स्वास्थ्य का अंदाजा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत में हार्ट अटैक के 40 से 45% मरीज स्किनी फैट की कैटेगरी में आते हैं। जब हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर नए फैट सेल्स बनाता है। इसे फैट सेल हाइपरप्लेसिया कहते हैं। इस बायोलॉजिकल सच्चाई को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब ये स्टोरेज यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो मोटापे को रिवर्स करने से कहीं ज़्यादा आसान है जिंदगी भर वजन को मैनेज करना। हमारी सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खाते हैं या कितनी एक्सरसाइज करते हैं। हमारा वातावरण, हमारा माहौल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा रोज का माहौल, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो रोशनी हम देखते हैं, हमारे अंदरूनी सिस्टम पर सीधा असर कैसे डालता है। सांस लेना कितना नेचुरल और ज़रूरी काम है ना, फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। सबसे बेसिक इंसानी काम अक्सर गलत तरीके से किया जाता है, जिसके हमारी सेहत पर बड़े असर होते हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। देखिए, नाक से सांस लेना हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन मुंह से लगातार सांस लेने की आदत, खासकर सोते समय, शरीर के इस नेचुरल फिल्टर को बाईपास कर देती है और हमारे गट के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इससे हमारा शरीर हानिकारक बैक्टीरिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला बायोलॉजिकल फैक्ट सामने आता है। सांस लेना फैट लॉस का एक प्राइमरी टूल है। जब हम फैट बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि सही तरीके से सांस लेना असल में फैट कम करने में मदद कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को रोज की प्रैक्टिस में लाने के लिए यहाँ एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है। नाक से सांस लेने को अपनी डिफ़ॉल्ट आदत बनाइए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए, ताकि फैट मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स को शरीर से कुशलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। हमारा शरीर एक अंदरूनी घड़ी पर काम करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सांस लेने की तरह ही रोशनी की भी एक लय होती है।
हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इसके साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। सुबह की धूप हमारे दिमाग को जगाती है और रात में आर्टिफिशियल लाइट कम करने से हमें बेहतर नींद आती है। हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में चलिए अपने दिमाग की अंदरूनी केमिस्ट्री में उतरते हैं और समझते हैं कि बेहतर एनर्जी और रिकवरी के लिए इसे कैसे मैनेज किया जाए। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा है। आज की दुनिया हमें सोशल मीडिया और जंक फूड से तुरंत मिलने वाले सैटिस्फैक्शन की तरफ धकेलती है। इससे डोपामाइन में जबरदस्त उछाल आता है, जिसके बाद एक गहरी गिरावट आती है जो हमारी बेसिक मोटिवेशन को कम कर देती है। तो लक्ष्य ये नहीं है कि डोपामाइन को ऊपर नीचे करते रहें, बल्कि उसे स्टेबल रखें। जरूरी बात यह है कि काम या एक्सरसाइज जैसी फोकस्ड एक्टिविटीज के जरिए डोपामाइन का एक स्थिर बेसलाइन बनाए रखना एक हेल्दी ड्राइव और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। मेलाटोनिन नींद के लिए एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, लेकिन ये शरीर के नेचुरल साइकिल में दखल दे सकता है। बेहतर नींद के लिए अग्रवाल का सुझाव है कि सीधे एक प्राइमरी स्लीप हार्मोन को मैनिपुलेट करने के बजाय मैग्नीशियम और एल-थियोनीन जैसे फाउंडेशनल मिनरल से शुरुआत करनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का जो कोर मैसेज है वो ये है कि हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। गट से लेकर दिमाग तक, मसल से लेकर मोटिवेशन तक, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक एरिया में सुधार करने से दूसरे एरिया में भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल यह है कि हमारा शरीर तो हमें हर दिन सिग्नल भेजता है, लेकिन क्या हम उन पावरफुल और छोटे छोटे फीडबैक को सुन रहे हैं? शरीर के इन सिग्नल्स को सुनना सीखकर हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने और एक लंबा और ज्यादा जिंदा दिल जीवन जीने के लिए सही कदम उठा सकते हैं।